उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। कसमंडी कला विवाद, मंदिर या मकबरा, नाग कलश की आकृतियों से बढ़ा विवाद। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडी कला गांव में एक प्राचीन ढांचे को लेकर विवाद गहरा गया है। पासी समाज और हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि ये राजा कंस का प्राचीन शिव मंदिर और किला था, जिसे बाद में मकबरे का रूप दे दिया गया। उनका कहना है कि दीवारों पर बने नाग कलश और कमल जैसी सनातन प्रतीक इसकी गवाही देते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करते हुए इसे कई पीढ़ियों पुरानी मस्जिद और मजार बता रहा है। हाल ही में झंडा लगाने और नई कब्रें बनने के बाद विवाद और बढ़ गया है। पासी समाज ने एसएसआई जांच की मांग की है, जबकि प्रशासन ने गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आधार कार्ड बना सहारा, 2 साल बाद मूक बधिर बालक अपने परिवार से मिला। लखनऊ में बाल संरक्षण व्यवस्था की मदद से 2 साल से लापता एक मूक बधिर बालक आखिरकार अपने परिवार से मिल गया। 13 वर्षीय ये बच्चा बोल और सुन नहीं सकता था, इसलिए वो अपना नाम या पता बताने में असमर्थ था। पिछले साल मेरठ बाल कल्याण समिति के आदेश पर उसे मोहान रोड स्थित राजकीय बाल गृह में रखा गया था। बाल गृह प्रशासन ने लगातार उसकी पहचान खोजने की कोशिश जारी रखी। इसी दौरान आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। जब बच्चे के फिंगरप्रिंट स्कैन किए गए तो पुराने आधार कार्ड की जानकारी सामने आई, जिससे पता चला कि वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का रहने वाला है। प्रशासन ने परिवार से संपर्क किया, जिसके बाद 2 साल से बिछड़ा बेटा वापस मिलने पर परिवार भावुक हो उठा और योगी सरकार का आभार जताया। अधिकारियों ने कहा कि तकनीक और लगातार प्रयासों से ये संभव हो पाया। यूपी में बिजली कटौती का बड़ा कारण बना मैन पावर संकट, उपभोक्ता परिषद ने आयोग से मांगा हस्तक्षेप। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद शहरों और गांवों में लोगों को घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली वितरण व्यवस्था में मैन पावर की भारी कमी बताई जा रही है। ट्रांसफार्मर या लाइन में खराबी आने पर उन्हें ठीक करने के लिए पर्याप्त संविदा कर्मी और अभियंता नहीं है, जिससे मरम्मत में घंटों लग जाते हैं। उपभोक्ता परिषद ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए विद्युत नियामक आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। परिषद का कहना है कि बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों की बर्खास्तगी और अभियंताओं के निलंबन से हालात और खराब हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में 30,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की मांग बनी हुई है। परिषद ने सुझाव दिया है कि संविदा कर्मियों और अभियंताओं की तत्काल बहाली कर ब्रेकडाउन रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। यूपी में भीषण लू का अलर्ट, किसानों को धान की नर्सरी रोकने और गहरी जुताई की सलाह। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और आने वाले दिनों में भीषण लू की संभावना को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विशेष परामर्श जारी किया है। फसल मौसम निगरानी समूह की बैठक में बताया गया कि अगले सप्ताह तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री ज्यादा रह सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि धान की नर्सरी अभी 1 सप्ताह बाद डालें। हालांकि सांडा धान की बेहन के लिए ये समय उपयुक्त माना गया है। वैज्ञानिकों ने खाली खेतों की मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करने को कहा है, ताकि तेज धूप से कीट और खरपतवार के बीज नष्ट हो सके। साथ ही फसलों में नमी बनाए रखने और खेतों में काम सुबह या शाम के समय करने की सलाह दी गई है। मक्का, गन्ना, उड़द, मूंग और आम की फसलों के लिए भी कीट नियंत्रण और सिंचाई से जुड़े जरूरी सुझाव दिए गए हैं। किसानों को किसी भी आपात स्थिति में राहत कंट्रोल रूम 1070 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। जुलाई से यूपी के 2554 स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा, छात्रों को मिलेगा रोजगार प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जुलाई से प्रदेश के 1701 और माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इनमें एडेड और राजकीय दोनों तरह के स्कूल शामिल हैं। इसके बाद प्रदेश में ऐसे स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 2554 हो जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र अपनी रुचि के अनुसार 17 अलग अलग ट्रेडों में से किसी एक को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकेंगे। छात्रों को प्रशिक्षित शिक्षकों और विशेषज्ञों के जरिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो भविष्य में नौकरी या स्वरोजगार के लिए तैयार हो सके। इन ट्रेडों में कृषि, ऑटोमोटिव, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि रोजगारोन्मुखी कौशल देना है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके।
यूपी में निजी स्कूलों की प्रबंध समिति पर बड़ा स्पष्टीकरण, अभिभावक नहीं बनेंगे अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में अभिभावकों को एसएमसी का अध्यक्ष बनाना अनिवार्य नहीं होगा। ये नियम केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर ही लागू होंगे। दरअसल हाल ही में जारी एसएमसी गाइडलाइंस 2026 के बाद ये भ्रम फैल गया था कि सभी निजी स्कूलों में भी अभिभावकों की अध्यक्षता वाली समिति बनानी होगी। इसके बाद कई पक्षों ने चिंता जताई, जिस पर मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की। मंत्रालय के अनुसार जिन निजी स्कूलों को सरकार या स्थानीय निकाय से किसी तरह की सहायता नहीं मिलती, उन पर आरटीई अधिनियम की ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। हालांकि बेहतर पारदर्शिता और स्कूल संचालन के लिए ऐसे निजी स्कूलों को भी स्वेच्छा से एसएमसी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लखनऊ में सहकारी बैंक कर्मचारियों का धरना खत्म, मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन। लखनऊ में सहकारी बैंक कर्मचारियों का चल रहा धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर सहकारिता भवन के बाहर प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में रिक्त पदों पर भर्ती, वेतन पुनरीक्षण, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और बोनस शामिल थे। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि कई जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारी पिछले 30 वर्षों से वेतन पुनरीक्षण से वंचित है। धरने के दौरान सहकारिता विभाग के अपर आयुक्त बैंकिंग AK सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की उचित मांगों पर कार्रवाई की जाएगी और समय समय पर वार्ता कर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद कर्मचारी नेताओं ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों ने मानव संसाधन की कमी, ट्रांसफर नीति और छुट्टियों में काम के दबाव जैसे मुद्दे भी उठाए। यूपी कैंपा की 208 करोड़ की योजना मंजूर, 3000 हेक्टेयर क्षेत्र होगा हरा भरा। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने के लिए यूपी कैंपा ने वर्ष 2026-27 की 208 करोड़ की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्षतिपूरक पौधारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरणीय कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा नए पौधे लगाए जाएंगे और करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र को हरा भरा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस धनराशि का इस्तेमाल वनीकरण, जलग्रह, क्षेत्र विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। बैठक में ये भी बताया गया है कि पौधारोपण कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए ग्रीन वॉच पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ रही है। साथ ही पुराने कार्यों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी कराई जा रही है ताकि योजनाओं की गुणवत्ता और प्रभाव का सही आकलन हो सके। यूपी में खरीफ उत्पादन बढ़ाने की तैयारी, आधुनिक तकनीक से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। उत्तर प्रदेश सरकार खरीफ सीजन में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। कृषि विभाग ने धान, मक्का, बाजरा, दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए पिछले साल से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2026-27 में करीब 110 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती और 302 लाख टन से अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार धान के रकबे को थोड़ा कम कर दलहन और तिलहन की खेती बढ़ाना चाहती है, लेकिन धान की प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाकर उत्पादन में कमी नहीं आने देने की योजना है। इसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रबंधन और बेहतर सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। कृषि विभाग मंडल स्तर पर गोष्ठियां आयोजित कर किसानों को नई तकनीकों और उन्नत किस्मों की जानकारी दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराकर फसलों की पैदावार में बड़ा सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सपा का आरोप, मलयालम, गुजराती नामों को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद भी सूची में कई गलतियां सामने आ रही हैं। सपा नेताओं ने शिकायत की है कि वाराणसी के छावनी विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता का नाम और पता मलयालम भाषा में प्रिंट हुआ है, जबकि एक अन्य मामले में जानकारी गुजराती में दर्ज है, जिससे मतदाता मतदान से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा कई नाम एक से अधिक बार दर्ज होने, मकान नंबर शून्य दिखाने और फोटो गायब होने जैसी समस्याएं भी बताई गई हैं। सपा ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए मांग की है कि पूरी सूची की जांच कर सभी नाम पते हिंदी में सही तरीके से प्रकाशित किए जाएं और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया जाए।
यूपी के निजी विश्वविद्यालयों में शुरू होगा एएडीपी, पढ़ाई के साथ मिलेगा नौकरी का अनुभव। उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए एक नई रोजगारमुखी व्यवस्था शुरू की जा रही है। जुलाई सत्र में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी ईईडीपी को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को डिग्री के साथ साथ उद्योगों और कंपनियों में काम करने का व्यवहारिक अनुभव भी मिलेगा, जिससे उन्हें पढ़ाई के दौरान ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के सहयोग से तैयार इस योजना में स्नातक पाठ्यक्रमों को सीधे उद्योगों की जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। छात्रों को पहले सेमेस्टर के बाद ही इंटर्नशिप और ऑन जॉब ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में ये कार्यक्रम खास तौर पर लागू होगा। सरकार का उद्देश्य है कि छात्र केवल डिग्री तक सीमित ना रहें, बल्कि उन्हें पढ़ाई के साथ स्किल और रोजगार का भी अनुभव मिले, जिससे उनकी नौकरी पाने की क्षमता बढ़ सके। यूपीएसएससी लेखपाल मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 28 मई तक आपत्ति का मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी ने लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। ये परीक्षा हाल ही में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 7,994 पदों के लिए 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। आयोग ने उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जहां अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को 28 मई तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। आयोग ने साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ये प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उम्मीदवारों को अपने जवाबों की जांच का अवसर देने के लिए की जा रही है। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान, पंकज चौधरी ने अजय राय पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की कथित टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे कांग्रेस की मानसिक हताशा बताया है। उन्होंने कहा है कि ये टिप्पणी अमर्यादित और दुर्भाग्यपूर्ण है तथा ये सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश की जनता का भी अपमान है। पंकज चौधरी के अनुसार कांग्रेस अब राजनीतिक रूप से दिशाहीन हो चुकी है और इसके नेता व्यक्तिगत हमलों के जरिए अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने अजय राय के स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी, उन्हीं के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल गलत है। इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। यूपी के कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश, सभी विश्वविद्यालयों में यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में भी यूनिफॉर्म अनिवार्य होने जा रही है। ये नियम राजकीय अनुदानित और स्वति पोषित कॉलेजों सहित हजारों छात्रों पर लागू होगा। उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अब छात्र छात्राओं को तय ड्रेस कोड में ही कॉलेज आना होगा। इस फैसले का उद्देश्य संस्थानों में अनुशासन बढ़ाना, समानता का भाव विकसित करना और सकारात्मक शैक्षिक माहौल तैयार करना बताया गया है। कुलपति और कॉलेज प्राचार्यों ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि इससे सामाजिक भेदभाव कम होगा और छात्रों में एकरूपता व संस्थान के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। जैसे ही अंतिम दिशा निर्देश जारी होंगे, सभी कॉलेजों में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। यूपी सीएम सामूहिक विवाह योजना, गरीब बेटियों की शादी का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। कानपुर में जून महीने में बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जिसमें कुल 1534 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत प्रति जोड़ा लगभग 1 लाख रुपए का खर्च सरकार देती है, जिसमें 60,000 रुपए सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसके अलावा 25,000 रुपए की वैवाहिक सामग्री और 15,000 रुपए शादी की व्यवस्थाओं जैसे भोजन, पंडाल और अन्य सुविधाओं पर खर्च किए जाते हैं। नव विवाहित जोड़ों को गृहस्थी का जरूरी सामान जैसे कपड़े, बर्तन, बिस्तर, कंबल और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी दी जाती हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है और पात्रता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना है, ताकि किसी को भी आर्थिक तंगी के कारण परेशानी ना हो। बकरीद नमाज को लेकर मेरठ में असमंजस, शाही ईदगाह कमेटी लेगी अंतिम फैसला। मेरठ में बकरीद की नमाज को लेकर शाही ईदगाह में 2 नमाजों के आयोजन पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय ईदगाह कमेटी की रविवार को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। फिलहाल इस पर धार्मिक राय भी सामने आई है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद से आए फतवे के अनुसार एक ही स्थान पर एक नमाज को सही बताया गया है, जबकि दूसरी नमाज को मकरूह माना गया है। इस फतवे को शहर काजी जुनैल सालिकिनी ने जुमे की नमाज के दौरान नमाजियों को पढ़कर भी सुनाया। वहीं बकरीद पर दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में सुबह 7 बजे नमाज अदा करने की घोषणा की गई है। अब अंतिम निर्णय कमेटी की बैठक के बाद स्पष्ट होगा कि इस बार शाही ईदगाह में 1 नमाज होगी या 2।
मेरठ में शेयर मार्केट के नाम पर 21 लाख की ठगी, पहले मुनाफा दिखाकर बाद में रकम हड़पी। मेरठ के फाजिलपुर निवासी एक युवक के साथ शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 21 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित अनस खान का आरोप है कि उसकी मुलाकात बड़ौद के 2 युवकों से हुई थी, जिन्होंने खुद को नोएडा ऑफिस से जुड़ा बताते हुए शेयर मार्केट में निवेश पर अच्छा मुनाफा देने का लालच दिया। शुरुआत में उसे छोटे मोटे मुनाफे भी दिए गए, जिससे उसका भरोसा बढ़ गया और उसने 5 बार में कुल 21 लाख रुपए निवेश कर दिए। बाद में आरोपियों ने न तो मुनाफा दिया और न ही मूल रकम लौटाई। जब पीड़ित ने पैसे मांगे तो उसे टाल मटोल और कथित तौर पर धमकियां मिलने लगी। मामला एसएसपी कार्यालय पहुंचने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और कंकड़खेड़ा थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में हंगामा, मां ने सर्जिकल ब्लेड से काटा बच्चे का प्लास्टर, जांच शुरू। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला को अपने छोटे बेटे का प्लास्टर सर्जिकल ब्लेड से काटते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में महिला ये दावा कर रही है कि डॉक्टर ने ही उसे प्लास्टर काटने के लिए कहा था और पानी डालकर काटने की सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि यह घटना ऑर्थोपेडिक ओपीडी की है, जहां महिला अपने बच्चे के प्लास्टर को बेंच पर बैठकर काट रही थी, जबकि बच्चा दर्द में प्रतिक्रिया देता दिख रहा था। वीडियो सामने आने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रचार का कहना है कि ओपीडी में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा ही प्लास्टर हटाया जाता है, इसलिए गंभीर लापरवाही का मामला हो सकता है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। बटेश्वर धाम बनेगा वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र, योगी सरकार की 71 करोड़ की परियोजना। आगरा के ऐतिहासिक बटेश्वर धाम को वैश्विक आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। करीब 71 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक पूरा करना है। इस विकास योजना के तहत बटेश्वर धाम में आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल गैलरी, कैफेटेरिया, पार्किंग, डॉर्मेट्री और पर्यटन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। यहाँ वेदों, शिव पुराण, 4 धाम और समुद्र मंथन की कथाओं को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए इंटरैक्टिव म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। साथ ही पंचभूत गार्डन, शिवलिंगम पार्क, ध्यान पथ और विशाल नंदी प्रतिमा जैसे आकर्षण विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अतीक अहमद की कब्जाई 27 बीघे जमीन की रजिस्ट्री पर रोक, गरीबों की आवाज की तैयारी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद द्वारा कब्जा की गई करीब 27 बीघे जमीन, जिसकी कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसकी रजिस्ट्री पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन अतीक और उसके करीबियों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर अपने नाम या गुर्गों के नाम दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद पुलिस और प्रशासन ने निबंधन विभाग को इन संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकने के निर्देश दिए, जिसके बाद एक प्रस्तावित बैनामा भी रद्द कर दिया गया। इस जमीन को कुर्क कर अब यहाँ गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे पहले भी अतीक और उसके भाई अशरफ की कई संपत्तियां ध्वस्त की जा चुकी हैं और कुछ स्थानों पर सरकारी आवास बनाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि ऐसे अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी बोर्ड की किताबें अब अमेजॉन पर उपलब्ध, छात्रों को फ्री होम डिलीवरी और कैशबैक का फायदा। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अब किताबें खरीदना और आसान हो गया है, क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके तहत छात्र घर बैठे बिना किसी डिलीवरी चार्ज के किताबें मंगा सकेंगे और उन्हें 2 से 7 दिनों के अंदर घर पर ही डिलीवर किया जाएगा। कक्षा 9 और 10 की किताबों के सेट क्रमशः लगभग 393 और 440 रुपये में उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि ICICI कार्ड और अमेजॉन प्राइम यूजर्स को 5% तक कैशबैक भी मिलेगा, जबकि नॉन प्राइम यूजर्स को 3% कैशबैक दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को यूपी बोर्ड NCERT क्लास 9 बुक्स या क्लास 10 बुक्स सर्च करना होगा। इसके साथ ही छात्रों के पास अब किताबें दुकानों से खरीदने या ऑनलाइन मंगाने दोनों उपलब्ध विकल्प हैं, जिससे शिक्षा सामग्री तक पहुंच और आसान हो गई है। कांग्रेस मायावती मुलाकात पर सियासी बयानबाजी तेज, बसपा से समझौते की संभावना पर राजभर का दावा। आजमगढ़ में सुबह सपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस नेताओं की मायावती से मुलाकात को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात बसपा से संभावित समझौते और समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। राजभर ने दावा किया है कि बड़े नेताओं से बिना समय लिए मिलना आमतौर पर राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जाता है। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विदेशों में जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को भी उन्होंने खारिज किया और कहा कि अगर मशीनों में गड़बड़ी होती तो विपक्ष की सरकारें नहीं बनती। इसके साथ ही उन्होंने वंदे मातरम को सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य बताते हुए कहा कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। बिजली आपूर्ति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली देने का प्रयास कर रही है, हालांकि बढ़ती मांग से दबाव बना हुआ है।
एक्वालाइन मेट्रो विस्तार को जल्द मिल सकती है मंजूरी, 5 लाख लोगों को राहत की उम्मीद। नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के करीब 5 लाख लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नोएडा सेक्टर 61 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक प्रस्तावित एक्वालाइन मेट्रो विस्तार परियोजना को जून के दूसरे सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सामने प्रस्तुतिकरण की तैयारी की है। करीब 7.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 5 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें सेक्टर 61, 70, 122, 123 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4 शामिल है। इस परियोजना की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मंजूरी के बाद 3 महीने के अंदर टेंडर और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने की उम्मीद है और दीपावली से पहले निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इस विस्तार से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौड़ चौक और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में पानी की किल्लत होगी कम, 20 लाख लीटर क्षमता का नया यूजीआर बनेगा। ग्रेटर नोएडा में बढ़ती आबादी और पानी की मांग को देखते हुए प्राधिकरण ने जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सेक्टर पाई 1 और पाई 2 में 20 लाख लीटर क्षमता का नया भूमिगत जलाशय यानी यूजीआर बनाया जाएगा, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ये यूजीआर ओवरहेड टैंक परिसर में बनेगा और इसके शुरू होने से सेक्टर पाई 1, पाई 2, स्वर्ण नगरी, सेक्टर 37 समेत बिरौंडी, बिरौंडा और एच्छर गांवों को बेहतर जल आपूर्ति मिलेगी। अभी इन इलाकों को सेक्टर 36 की यूजीआर से पानी मिल रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट में पहले से 4 यूजीआर निर्माणाधीन हैं और ये इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। नया प्रोजेक्ट अगले 1 से 2 महीने में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में पानी की किल्लत काफी हद तक दूर हो सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर साइबर ठगी का नया तरीका, ओटीपी डालते ही मोबाइल हैक का खतरा। मुरादाबाद में साइबर ठगों ने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कराने के नाम पर लोगों को फंसाने का नया तरीका अपनाया है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल फर्जी लिंक और ऑनलाइन फॉर्म के जरिए युवाओं से जानकारी ली जा रही है और ओटीपी भरते ही मोबाइल हैक करने की कोशिश भी की जा रही है। मामले में 2 युवकों ने पार्टी ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरा, जिसके बाद उनके फोन पर ओटीपी आया। जैसे उन्होंने ओटीपी डाला, उनका मोबाइल हैक हो गया। हालांकि उनके बैंक खातों में पैसे नहीं होने से आर्थिक नुकसान तो उन्हें नहीं हुआ। एक अन्य युवक ने समय रहते इंटरनेट बंद कर दिया और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार ये एक नई साइबर ठगी का तरीका है, जिसमें फर्जी लिंक और वेबसाइट के जरिए लोगों की निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स चुराने की कोशिश हो रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और ओटीपी या निजी जानकारी किसी से साझा ना करें।